नमस्कार, मैं दीपक और आप देख रहे हैं आई भारत न्यूज। इस वक्त हम बिहटा के स्वामी सहजानंद सरस्वती आश्रम में आए हुए हैं और आज स्वामी जी की 72वीं पुण्यतिथि ये लोग बहुत ही धूमधाम से मनाए। और इस वक्त हम आए हुए हैं, ये जो रूबन हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर सत्यजीत सिंह हैं और इस आश्रम के ट्रस्टी भी हैं। आइए बात करते हैं स्वामी जी के बारे में और आगे इन्होंने ये किस तरह से विस्तार करेंगे इस आश्रम का, उस बारे में बात करते हैं। और हमारे बिहटा के ही नहीं, पूरे देश के वो एक धरोहर हैं और सारी दुनिया में जिस चीज़ के लिए जानने जाते हैं, जिस अपने कार्य के लिए जानना चाहते हैं, जो जिस व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं, उस व्यक्तित्व को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, ट्रस्ट को आगे बढ़ाना चाहते हैं। स्वामी जी का जिंदगी एक बड़ा अच्छा सफ़र है, जो भगवान के खोज में निकले, स्वामी बने, वो फिर ब्राह्मणों का जो हिंदू धर्म पर जो एक मोनोपोली है, कब्जा है, उससे मुक्त कराने के लिए अपने कम्युनिटी भूमिहार लोगों को वो संस्कृत पढ़ाए और उनको पूजा पाठ करने के लिए इस तरह से दूसरे जाति के भी लोगों को उत्साहित किए कि तुम संस्कृत पढ़ो और अपना कार्य कराते हो, जिससे कि किसी भी एक जाति का किसी धर्म पर नहीं होना चाहिए। फिर वो काम शुरू किए कांग्रेस में आके, चाहे कि सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में कुछ हिस्सा भागीदारी करें, लेकिन उन्हें लगा कि ये कांग्रेस का जो लड़ाई है वो सत्ता परिवर्तन का लड़ाई है, ये गरीबों के लिए स्वतंत्रता नहीं होने जा रहा है। इसलिए वो किसान का मुद्दा लेके आगे बढ़े। कांग्रेस में रहते हुए किसान सभा स्थापित किया। बाद में कांग्रेस छोड़ दिए, इसलिए कि 1934 के भूकंप में जब किसानों के राहत के लिए वो गुहार लगाए गांधी जी से, पटेल से, राजेंद्र बाबू से, उन लोगों के बीच में उदासी देखे वो छोड़ दिए। उनका जो विचार था वो सुभाष चंद्र बोस से मिलता था। वो धीरे धीरे साम्यवाद से प्रभावित हुए, जो किसानों के लिए, मजदूर के लड़ने वाली एक संस्था पिछले सेंचुरी के शुरू में था, तो वो कांग्रेस छोड़ दिए। फिर बाद में सोशलिस्ट लोगों के साथ में, कम्युनिस्ट लोगों के साथ में काम किया। हालांकि वो किसी पार्टी में कांग्रेस के बाद में नहीं गए। तो उनका एक लड़ाई था। तो उनके भक्त हर तरह के हैं, जो धार्मिक भक्त में हैं, जो भूमिहार ब्राह्मण समाज के हैं वो भी उनके भक्त हैं, उनका इज्जत करते हैं। जो किसान हैं वो करते हैं, लेफ्ट के लोग हैं वो भी करते हैं। तो हर किसी को ये अपने अपने ढंग से इनको नमन करना, इनका आदर करना, इसको हम इनकरेज करते हैं, इसका हम सम्मान करते हैं कि हर अपने तरह से इसका आप नमन करें। यानी कि केवल भूमिहार जाति के ही लोग नहीं करते, सभी जाति और सभी किसान लोग करते थे उनका सम्मान। मैं तो ये कहूँगा कि जो स्वामी जी के सच में अनुयायी हैं, मैं भक्त शब्द नहीं करता, मैं अपने पिताजी का भक्त नहीं था, मैं आदर करता था उनके विचार का, जो स्वामी जी से पाए। और इसलिए मैं स्वामी जी के में काम कर रहे हैं कि हमने स्वामी जी के बारे में अपने पिताजी से, हमारा के चिंतनों से सुने, इसलिए हम सक्षम हम कर रहे हैं। तो स्वामी जी को एक जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के किसान नेता हैं, जिसको सारा दुनिया हैं, आप अबोध हैं, आप नहीं जान रहे हैं कि उतना अपमान क्या कर रहे हैं। आप उनका उस विचार को जिससे दुनिया जानती है उसको ऊपर करें और अपना समझ के उनको आदर करें। यहाँ के लोगों का दो सवाल है। पहला सवाल कि इस आश्रम को जिन्होंने दान दिया, भूमिहारों ने, कि जिन्होंने दान दिया उनका सम्मान नहीं किया जाता है। दूसरा सवाल है कि इस संस्थान में केवल भूमिहार के ही बच्चे पहले पढ़ते थे और अभी जो स्कूल खुलने वाली है आपके सहयोग से, इस ट्रस्ट के सहयोग से, तो क्या इसमें इन लोगों का कहना है केवल भूमिहार के बच्चे ही पढ़े? इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि ये सवाल जो हमारे राघोपुर के सीताराम दास ने जो दिया, वो दिया था जरूर कि संस्कृत पढ़ाएं और हमारे बच्चे संस्कृत सीखें। वो कब का था? 1920 में। और आज आपके कितने बच्चे हैं जो संस्कृत पढ़ के पंडित बनेंगे? आज कितने बच्चे हैं जो संस्कृत पढ़ा करके पंडित बन करके अपना घर चला सकते हैं? मैं आज पटना के, मैं संस्कृत का शिक्षक खोज रहा हूँ।
मैं अमावा महाराज के संस्कृत स्कूल जो म्यूजियम, पटना म्यूजियम के पीछे, वहाँ गया। मैं राजेंद्र नगर में जो राजकीय संस्कृत स्कूल है वहाँ गया। वहाँ बच्चे नहीं हैं लेकिन इनरोल हैं। वहाँ शिक्षक हैं जिनको सरकारी वेतन मिल रहा है और क्लास नहीं हो रहा है। तो आप फिर किस चीज़ से बात करते हैं? 1920 का बात करते हैं। आगे बढ़ो, आगे की दुनिया देखो। आज तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे समाज के बच्चे कैसे अच्छा स्किल करें, कैसे अपना आत्मसम्मान करें, कैसे नौकरी मिले, कैसे उद्योग करें, उसके बारे में सीखो। लेकिन मैं संस्कृत, मैं अगले महीने में इसमें आयुर्वेदिक चिकित्सालय कर रहा हूँ। इसमें मुफ्त हफ्ते में 2 दिन का इलाज होगा। मैं लगातार शिक्षक संस्कृत का खोज रहा हूँ। मैं इसके लिए ही संस्कृत पढ़ा रहा हूँ कि मेरे बच्चे आके कल दान लें और पूजा कराएं, उससे उनकी कुछ नहीं होने को है। लेकिन संस्कृत एज ए लैंग्वेज, क्योंकि संस्कृत लैंग्वेज से ही एशिया के सभी लैंग्वेज निकले हैं। एक सबसे मातृभाषा है पूरे एशिया का, उसको एज ए लैंग्वेज सीखे। बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न हो कि हम संस्कृत पढ़ें, और इस आश्रम का ये ध्येय है कि उस जिज्ञासा को बच्चों में हम जागृत करें। आगे जिसको शिक्षा लेना होगा उसका भी उपाय किया जाएगा, वो यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ेंगे। इसलिए आप बनावट बात ना करें। आप समाज को 1920 में नहीं ले जाएं। समाज को अगले 50 साल में क्या होगा, अगले 20 साल में जो हमारे आज के बच्चे नौकरी करेंगे, क्या काम करेंगे, उसके लिए प्रिपेयर करें। ये सिर्फ एक बाधा देने का है जिसने पिछले 70 साल से इस कैंपस में कुछ नहीं किया, जिसने इसको गलत ढंग से इस्तेमाल करने की कोशिश किया। उनकी दाल नहीं गल रही है, इसलिए वो खासा कर रहे हैं। कि समाज का दुर्भाग्य है कि अच्छा काम करने में दिक्कत है, जो अच्छा काम करते हैं उसको तंग करते हैं। तो मैं भी एक बता देता हूँ कि मैं बचपन से स्वामी जी के बारे में सुनता रहा। मेरा सर किसी मंदिर में, मस्जिद में किसी के सामने नहीं झुकता है, सिवाय स्वामी जी के व्यक्तित्व के सामने झुकता है। मैं इसको, इस आश्रम को ट्रस्ट का जो नियम है उसके अनुसार से चलाऊंगा। मैं अपने जात पात नहीं करता, लेकिन अगर कोई समझता है कि वो परशुराम के खानदान के हैं तो मैं भी परशुराम के खानदान का हूँ, मुझे भी परशुराम की तरह लड़ने आता है। इस आश्रम को, स्वामी जी को अपमानित जो करेंगे उसका मैं सामना करूंगा, और मैं इस आश्रम को विश्व स्तर का जगह बनाऊंगा। सारे देश से, सारी दुनिया से जो स्वामी जी और किसान के बारे में जानने के लिए आएंगे। आप मेरे से बात करने आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका एक ही बात कहना था कि हम जाति से जरूर हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य एक ही है कि हमारा देश, हमारा राज्य जो है, हमारा बिहटा जो है एक अलग स्थान पे जाए, जिसे और भी विश्व में इसका नाम हो कि नहीं स्वामी सहजानंद आश्रम में पढ़ाई होती थी। और एक आज के युग में 2022 में भी संस्कृत की पढ़ाई जाएगी, जो ऐसे आचार हो जो बच्चों को हाईटेक करे। और बच्चों को संस्कृत पढ़ाना केवल यह उद्देश्य नहीं है कि केवल संस्कृत से ही जीविकोपार्जन करना है। टेक्निकल युग है तो टेक्निकल युग के हिसाब से आगे बढ़ना है। धन्यवाद।